अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ का कहना है वो ईद के बाद कौम से खिताब करेंगे। तमाम तवानाइयाँ एनर्जी क्राइसिस से निमटने पर खर्च हो रही हैं। अगर इमरान खान की ख्वाहिश है तो जरूर मिलूंगा। अब तमाम इदारों का ऑडिट होगा, कोई बच नहीं पाएगा। पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी क्या पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या ड्रोन हमले रुक जाएंगे? पीसीबी के कायम मकाम चेयरमैन बे-इख्तियार, क्रिकेट बोर्ड के मामलात कैसे ठीक होंगे और कौन करेगा? आज एक निहायत अहम ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान के तमाम शहरों से जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उनको बुलाकर बताया कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। उन्होंने ये बताया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामला ठीक हों, लेकिन हर तरफ जिस तरफ भी वो देखते हैं करप्शन ही करप्शन है। मसाइल इतने गंभीर हैं, वो कौम से बात करने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से वो बात को शुरू करें। उनका ये कहना था कि सारी तवानाई इस वक्त वो दो मसलों पर लगाए हुए हैं। एक तो पाकिस्तान का जो तवानाई का मसला है उसको हल किया जाए, पाकिस्तान के घरों में जो तारीकी है उसको रोशनियों में बदला जाए, और दूसरा मसला दहशतगर्दी का। उनका कहना था कि 90% एनर्जी वो इन दो कामों में सर्व कर रहे हैं, हालांकि दूसरे जो तमाम अहम काम हैं उनके लिए भी एनर्जी चाहिए। बिजली के हवाले से उन्होंने कहा कि इस वक्त ये हमारी तरजीहात हैं कि सबसे पहले बिजली की लागत को कम किया जाए, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है अगर पाकिस्तान में बिजली बना भी ली जाए तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नेटवर्क नहीं है कि वो बिजली उसका फ़ायदा आवाम उठा सकें। इसके अलावा इसी ब्रीफिंग में इसहाक डार साहब ने यह बताया कि $6.6 बिलियन IMF ने जो बेल आउट पैकेज है ऑलमोस्ट उसको बना लिया गया है, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है, और 4 सितंबर को बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसमें इसको अप्रूव कर लिया जाएगा। लेकिन एक और जो मसला था दियामर भाषा डैम का, उसमें आज इस ब्रीफिंग में दो मौक़िफ़ सामने आए। जब एक सवाल किया गया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से तो उनका ये कहना था कि उसके लिए NOC की ज़रूरत है, और ये 10-12 साल का प्रोजेक्ट है, जिस पर इसहाक डार साहब ने कहा कि अब NOC की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेक्निकली अमेरिका इसकी गारंटी दे रहा है। तो ये दो मौक़िफ़ थे जिसमें इसहाक डार साहब का ये कहना था कि अब NOC की ज़रूरत नहीं है। आज और भी बहुत सारे मामलात पर बात हुई, जिसमें यह भी कहा गया कि दहशतगर्दी के हवाले से जो पॉलिसी है वो ईद के बाद उसको बनाया जाएगा, और तमाम जो पार्लिमानी कायदीन है पार्टियों के, उनके साथ मियाँ साहब ने कहा कि वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की है तो वो ज़रूर इमरान खान की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, और दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी बनाने के लिए उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। आज इस ब्रीफिंग में जहाँ और भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे, चलते हैं हम सिकंदर लोधी साहब की जानिब, उनसे बात करते हैं सारी ब्रीफिंग में जो उन्होंने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए जो इस ब्रीफिंग में जो बताया कि किस तरह इसको हल किया जाएगा, इस पर उनका कमेंट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर लोधी साहब। जी वालेकुम सलाम। लोधी साहब, आज जो ब्रीफिंग हुई उसमें जो बात की गई वो तो बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसमें बताया गया कि ये मसाइल हैं, इसको इस तरीके से हल होना चाहिए, लेकिन जहां पर जो बिजली की लागत को कम करने के जिन मंसूबों का जिक्र किया गया, आप समझते हैं प्रैक्टिकली वो मुमकिन होगा? जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात हैं उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। देखें सभी साहब, इस पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इसका जो इंटरनेशनल माहौल है वो ये है कि वो किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को यानी गारंटी मांगते हैं। पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसके ऊपर हुकूमत का अपना भी एक नुक्ता नज़र है कि वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सेफ़ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएँ अपना फॉरेन इन्वेस्टर्स को और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। आज जो एनर्जी ब्रीफिंग हुई है, इट्स ए गुड साइन। एनर्जी ब्रीफिंग जो है, अगर ये सिलसिला इनको चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को कि ये पार्लियामेंट के लोगों को एतमाद में लेते, चारों सूबों में जाते, वहाँ जाके इस चीज़ को प्लेस करते, क्योंकि इस एनर्जी का जो प्लान है इसकी कामयाबी का इन्हिसार पंजाब नहीं दूसरे सूबों का रिस्पांस है, जो कि इस वक्त जो है ऐसे नज़र आ रहा है कि शायद एक या दो सूबे जो हैं इनके साथ किसी स्टेज पे आके डिफ़र करें, स्पेशली जब आप हाइडल डैम्स की बात करेंगे। रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे यहाँ पिछले 25-30 साल से वापडा के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो सका जिससे इसकी मेंटेनेंस का लेवल जो है वो इम्प्रूव हो सके, और हमारे जो लाइन लॉसेस हैं
जो मिला जुला के कुछ 24 से 28% बनते हैं, जिसमें 15% के करीब खुद वापडा के ऑफिशियल्स प्राइवेट मीटिंग्स में मानते हैं कि चोरी होती है। अब ये जो बिजली चोरी है, अगर 1% चोरी है तो वो सेफ साइड के ऊपर 8 बिलियन रुपीज़ का लॉस होता है। तो अगर ये 15% है तो आप समझ लें कि 150 बिलियन से ज़्यादा की चोरी जो है वो होती है। अब इस चोरी को रोकने के लिए मेयर्स तो अच्छे हैं, ये प्रेजेंटेशन अच्छी है, और ये पिछले दौर में कंसल्टेंसी के एक ग्रुप था छाया हुआ। अब अगर ये प्रेजेंटेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये रोज़ी पिक्चर्स इसमें ज़्यादा होती हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि वापडा के जो अपने हालात हैं, इनको चाहिए ये हमारी हुकूमत को कि वापडा के अंदर बड़े बड़े अच्छे ब्रेन बैठे हुए हैं, ये उनको यूटिलाइज करें। लोधी साहब, जो एक बात जो बड़ी अहम है, जिसपे मैं आपका कमेंट चाहता हूं कि लागत है 12 रुपए इस वक्त यूनिट, और यानी जो आवाम को जो मिल रही है जो कीमत वो 12 रुपए यूनिट है, जबकि लागत 15 रुपए से ज़्यादा है। तो ये अगर सर्कुलर डेट पे भी कर दिया गया है तो भी ये तो रोज़ाना उस डेट में इजाफा हो रहा होगा, क्योंकि अभी भी हुकूमत ये कह रही है कि सब्सिडी ख़त्म नहीं होगी। नहीं, उसमें सब्सिडी का एलिमेंट जो है ना, ये देखिए सब्सिडी तो किसी स्टेज पे भी ये ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। वो 200 बिलियन की इनको देनी पड़ेगी, वो बजट के अंदर उसकी प्रोविजन इन्होंने रखी है, 2 फेजेज़ में 200 बिलियन पे चली जाएगी। रहा ये मामला कि इस वक्त इनकी जो हालात हैं उसके अंदर 12 रुपये की बिजली अगर कंज्यूमर को पड़ रही है, तो मेरे अपने ख्याल में अगले 6 महीने में यही बिजली कंज्यूमर को 15 से 16 रुपये में पड़ेगी और हुकूमत को 22 से 23 रुपये में पड़ेगी। रीज़न उसकी ये है कि आपके 40% से ज़्यादा जो पावर जो हाउसेस हैं वो आलमोस्ट 80% नेगेटिव साइड पे चल रहे हैं, यानी उनके अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत 20 से 25% रह गई है। मेंटेनेंस जो है उसके जो बजट है, अगर वो एलोकेट होता है तो वो दूसरी साइड पे यूटिलाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस लेवल जो दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि 20% लाजमी एलोकेशन की जाती है फॉर द मेंटेनेंस। अब पिछले 5 साल में आप देख लें कि मेंटेनेंस किसी भी जगह पे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी जगह पे आपको कोई शट डाउन नज़र नहीं आ रहा होता, बल्कि शट डाउन की जगह लोड शेडिंग जो है वो डोमिनेट कर गई है। और वो लोड शेडिंग अभी इन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर ने या उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कि जी ये 4 साल में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये ख़त्म कैसे हो सकती है, क्योंकि वो प्रोजेक्शंस तो आज की डेट की हैं और अभी ये एनर्जी पॉलिसी जाके मैच्योर होगी सितंबर या अक्टूबर के बाद। अगर ये आज के प्रोजेक्शंस हैं तो जो हर साल 2% हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, 8% बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो उस वक्त तो ये प्रोजेक्शन जो है आउटडेटेड हो जाएंगी। तो इसके लिए अच्छा, इस पे भी लोधी साहब इस पे भी कमेंट कीजिए कि ये जो दियामर भाषा डैम की बात हो रही थी, 2 मौक़िफ़ सामने आए। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि अभी एनओसी चाहिए, जबकि इसहाक डार साहब ने कहा कि नहीं, अब जो है ना टेक्निकली अब इसकी ज़रूरत नहीं। क्या ये वाकई बन सकता है डैम, या बनेगा? आज आपको कुछ नज़र आया बॉडी लैंग्वेज से? देखिए दोनों का जो मौक़िफ़ है अपनी अपनी जगह पे ठीक थे। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको यही कहना चाहिए था। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो जो IMF के साथ उनके जो मामला चल रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि शायद US गवर्नमेंट जो है किसी स्टेज पे आके इंडिया को मजबूर करेगी कि वो अपना NOC का प्रॉब्लम जो है इशू जो है उसको विड्रॉ कर ले। जबकि लोगों हमारी कौम को याद होना चाहिए कि आज से 3-4 साल पहले वर्ल्ड जो हमारी इन्वायरमेंटल सोसाइटी थी, ये सबसे पहले इंडियन लॉबी ने ये इशू वहाँ रेज़ किया था। जहाँ तक रहा ये सवाल कि जी ये बनेगा कि नहीं बनेगा, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया की हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये बन रहा है। इसमें 125 किलोमीटर शाहरा रेशम को कट करके आपको बनाना पड़ेगा, जिसकी एडिशनल कॉस्ट जो $5 बिलियन से ज़्यादा की है। इस स्टेज पे आया पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि शाहरा रेशम को 150 या 125 किलोमीटर डाइवर्ट करने का यानी कोई प्रोजेक्ट शुरू करे? सेकंड ये कि वो सिस्मिक एरिया है, और फिर उसके पावर हाउस जो है 2 अगर एरियाज़ में बनेंगे तो वो एक पॉलिटिकल वॉर रहेगी बिटवीन दी 2 सेक्टर्स। तो इसके ऊपर अगर बेहतर ये है कि, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के आज अल्फाज थे जो मेरा ख्याल है कि सच है, कि वो 10-12 साल का मतलब ये है कि ये नहीं बनता नज़र आ रहा, और इंडिया ने बड़ी सोच समझ के इसके ऊपर पॉलिटिक्स की है। इसमें हमारे फॉरेन ऑफिस की नाकामी है। फॉरेन ऑफिस को पता था 4 साल से 3 साल से जब वर्ल्ड बैंक ने बहुत शुक्रिया सिकंदर लोधी, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। आज की इस ब्रीफिंग में एक और मसले पर भी बात हुई। 2 सहाफ़ियों ने यह मसला उठाया कि उनका ताल्लुक कराची से है, वो मुसलसल उनको धमकियाँ मिल रही हैं, वो अपने शहर में वापस नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी मुतालबा किया वज़ीर-ए-आज़म से कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का,
और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट केस में ये कहा है कि कोई भी हॉलीकॉ नहीं है पाकिस्तान में और तमाम कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने आज ऑडिट न कराने वाले इदारों से मुतल्लिक केस की समाअत की। ऑडिट हुकाम ने अदालत आलिया को बताया कि इस वक्त 19 इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ऑडिट नहीं कराते, जिस पर अदालत ने इन तमाम इदारों को नोटिस जारी किए हैं, उनसे तहरीरी जवाब तलब किया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कोई भी इदारा कानून से बालातर नहीं, ऑडिट तमाम इदारों को कराना चाहिए। ये क्या कल्चर है जिसमें यहाँ पाकिस्तान में जो इदारे हैं या मजबूत लोग हैं वो अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब, ये एक नहायत अहम मामला है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है उसने तहरीरी जवाबात भी तलब किए हैं इन इदारों से जो ऑडिट नहीं करवाते, जिनमें नादरा शामिल है, जिनमें DHA शामिल है। ये क्या कल्चर है? ये जो इदारे हैं क्या ये अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते? देखें, ये एक थोड़ी सी कानूनी बहस चलती रही है कि आइन का आर्टिकल 170 ये कहता है कि वो तमाम इदारे जिनको वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ने कायम किया हो या जो उनके कंट्रोल में हों, उनको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से अपना ऑडिट कराना है। अब यहाँ ये सवाल था कि ये DHA किस्म का जो इदारा है जो एक कानून के तहत कायम होता है, या और भी बाज़ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जिनको कहते हैं ऐसी हैं कि उनको कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत एक खुद मुख्तार कंपनी के तौर पे कायम किया जाता है, क्या वो भी इस ज़ुमरे में आती हैं जो आर्टिकल 170 में जिसका तसव्वुर किया गया है? क्या वो ऐसे इदारे हैं जिनको वफाक या सूबे के तहत समझा जाए? ये एक कानूनी नौयत की बहस थी जिसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि खा कोई कंपनी ही क्यों ना हो या किसी कानून के तहत कायम इदारा ही क्यों ना हो, अगर उस इदारे को वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने कायम किया है या उनका वास्ता या बिलवास्ता उस इदारे पे कंट्रोल है, तो फिर उसको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये इदारे कोई अपना ऑडिट सिरे से करा ही नहीं रहे थे। कंपनी लॉ के तहत भी ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, तो वो उस नौयत का ऑडिट तो हो रहा था। लेकिन अब इनको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी आइन के आर्टिकल 170 के तहत ऑडिट कराना पड़ेगा। अच्छा राजा साहब, इस पे कमेंट कीजिए कि हमने देखा माजी में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो थी पार्लियामेंट की, उसने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया तो वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने जो हिसाब किताब हैं वो कोई मजाज नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको देखने की। इसी तरह जो हमारे जो अस्करी इदारे हैं वो भी ऑडिट के हवाले से अपने हमारा जो बजट है उसके बारे में बड़ी ये रिजर्वेशन रही है कि उसको पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाना चाहिए, अगर किया जाना चाहिए तो किस अंदाज में। ये आप बयान कीजिएगा कि इस हवाले से क्या सिचुएशन है कि अगर सब इदारों को जो हुकूमत ने बनाए हैं, हुकूमत के तहत बनाए गए, अगर उनका ऑडिट होना ज़रूरी है तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाबात हैं या जो अस्करी इदारों के हिसाबात हैं वो क्या उनको पार्लियामान जो है या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं देख सकती? देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बहस है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के तहत इदारा नहीं है, ना उस पर हुकूमत का कंट्रोल है। वो एक आइनी तौर पे खुद मुख्तार आज़ाद इदारा है, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में भी ये मौक़िफ़ लिया गया कि अदलिया के अकाउंट अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखे जाते हैं और पार्लियामान के मेंबरान को ये हक़ दिया जाता है कि वह अदलिया के ख़र्चों पर तनकीद करें, तो इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है या अदलिया के वक़ार के मजरू होने का अंदेशा है, ख़दशा है। तो ये मौक़िफ़ था जिसकी बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश नहीं होने दिए। जहाँ तक अस्करी इदारों का ताल्लुक़ है वो दूसरी बात करते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये कौमी सलामती के मामलात हैं, बहुत से ख़र्चे ऐसे हैं जिनको खुफिया तौर पे करना ज़रूरी है, नागुज़ीर है, हम उनको पेश नहीं कर सकते। ये दूसरा जो मौक़िफ़ है अस्करी इदारों का, मैं समझता हूँ ये बहुत बहस तलब है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ज़रूर अस्करी इदारों को किसी हद तक पर्दे में रखा जाता है, लेकिन कोई ना कोई इदारा ऐसा ज़रूर होता है
जो उन पे भी निगरानी रख सकता है, उनके जमा खर्च को देख सकता है। तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि ऐसा इदारा मौजूद हो। अगर कोई फ़ंड खुफिया रखने की ज़रूरत है तो उसके लिए कानून हो, कानून के तहत उस फंड को भी इस्तेमाल किया जाए और कोई ना कोई इदारा ज़रूर ऐसा हो जिसकी निगहदाश्त में वो फंड रहे। राजा साहब, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे अदलिया की आज़ादी पर हमें कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग सवाल करते हैं, समझने से कासिर हैं कि अगर ये हिसाब किताब दिया जाए कि इस बिल्डिंग पे इतना खर्चा हुआ, इसकी रेनोवेशन पर इतना खर्चा हुआ, तो ये सारे माली जो मामलात हैं, जो एक इंतज़ामी अमूर से जिनका ताल्लुक़ है, उन पर बात करने से अदलिया की आज़ादी कैसे मुतासर होगी? नहीं, मैं समझता हूँ ये जायज़ बहस है जिस तरफ आपने इशारा किया, और बहुत से ममालिक में ऐसे अखराजात को भी पेश किया जाता है। भारत में भी एक तनाज़ा चल रहा है, वहाँ बड़ा एक तवाना राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून है जिसके तहत एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया एक इदारा है, और वो गाए बगाए अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से भी इस किस्म की मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, अगरचे वहाँ पर भी अदलिया इस किस्म की मालूमात देने से खाइफ रहती है और आम तौर पर नहीं देती। लेकिन ये बहस बिल्कुल एक जायज़ बहस है, इसके हर पहलू को देखना चाहिए कि क्या वाकई इससे अदलिया की आज़ादी पे कोई हर्फ आता है या नहीं आता। अच्छा, इसमें आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि अभी जब नैब भी एक इदारा है और ये हम क्योंकि प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने वहाँ पर पेश होने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना है कि अगर चीफ जस्टिस के साहबजादे जो हैं वो इनकार कर सकते हैं नैब हुक्काम के सामने जाने से, तो मैं भी ये समझता हूँ कि मैं भी उस इदारे के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेरी विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इस पे ज़रा कुछ कमेंट कीजिए। देखिए, कोई भी शख्स, खा वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों ना हो, किसी तफ्तीशी इदारे के सामने पेश होने से ख़ुद इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो समझता है कि वो इदारा उसके ख़िलाफ़ कोई बुग़्ज़ रखता है, बायस रखता है, तो उसका तरीका फिर यही है कि किसी अदालत के सामने दरख्वास्त दी जाए और कहा जाए कि इस इदारे को बाज़ रखा जाए या तब्दील कर दिया जाए या तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया जाए। तो इनमें से कोई रास्ता अपनाना होगा गिलानी साहब को। वो ख़ुद घर बैठे ये मौक़िफ़ नहीं इख्तियार कर सकते कि फ़लाँ इदारा मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहा है, बायस्ड है, लिहाजा मैं पेश नहीं होऊंगा। इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। राजा साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आपने ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट आपने कहा कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर सिस्टम मौजूद होना चाहिए जो ये हिसाब किताब है उसका उस पर नज़र रखे और ये देखे कि जो फंडिंग हुई है उसका इस्तेमाल सही हो रहा है, चाहे वो अस्करी अदारे हों, अदालतें हों या कोई भी इदारा या कोई भी कंपनी हो। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रुस्तम शाह मेमन से और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ख़बरें हैं अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा जॉन कैरी अगले चंद दिनों में पाकिस्तान आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद क्या तवक्कुआत लेके आ रहे हैं और क्या पैगाम होगा हमारे इदारों के लिए उनका। इत्तलात हैं कि अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा जॉन कैरी अगले 4-5 दिनों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। उससे पहले अमेरिका के ख़ुसूसी एलची जॉन डोबन्स भी आएंगे और जो डिस्कशन होगी वो होगी दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त जो इलाके में सूरत हाल है और जो अफ़गानिस्तान से नेटो ट्रुप्स का विड्रॉल है उसके हवाले से बात होगी। दोहा में जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए दफ्तर बनाया गया था वो बंद है। अमरीकी हुकाम की ये ख्वाहिश है और कोशिश होगी कि इन मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। क्या पैगाम लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए, स्पेसिफिकली क्या चाह रहे हैं वो पाकिस्तान करे, ये इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे हम जनाब रुस्तम शाह मेमन से। बड़े मारूफ और बड़े सीनियर साबिक सफारतकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मेमन साहब। वालेकुम सलाम। मेमन साहब, जॉन कैरी साहब की आमद की खबरें हैं अगले 4-5 दिनों में, ये बयान कीजिएगा कि क्या उनका एजेंडा होगा, आप क्या समझते हैं किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देंगे वो इस्लामाबाद में? देखिए, अमेरिका का मंसूबा ये है कि अफ़गानिस्तान में जो उनका निज़ाम लाया हुआ है वो निज़ाम कायम रहे और उस निज़ाम के अंदर तालिबान को भी जोड़ दिया जाए, यानी जो अमेरिकन स्कीम ऑफ थिंग्स है वो भी मेंटेन रहे और तालिबान को भी किसी तरह उसमें मेन स्ट्रीम किया जा सके, क्योंकि अमेरिका मुकम्मल तौर से अपना इनखला नहीं करेगा। 7-8 हज़ार फौजी वहाँ रखेगा,
9 मिलिट्री बेसिस वहाँ पे रखेगा, कुछ CIA के ऑपरेटर्स वहाँ पे होंगे, कुछ ट्रेनर्स होंगे, एयरफोर्स के कुछ जहाज़ और हेलीकॉप्टर गन्सेस भी रखेगा। ये बातें इस वक्त तालिबान को मंजूर नहीं हैं। तो पाकिस्तान की मदद वो इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डाले कि वो तालिबान जो है अमेरिकन टर्म्स पे इस सारे नक्शे में अपने आप को फिक्स कर दें, यानी हुकूमत यही रहे या उसके बाद करज़ई साहब जब चले जाएंगे कोई दूसरी हुकूमत आ जाए, तालिबान को हुकूमत में कुछ हिस्सा दिया जाए, कुछ उनके मुतालबात मान लिए जाएं और वो हुकूमत में शरीक हो जाए ताकि अमेरिकन प्रेजेंस भी वहाँ पे रहे। सेंट्रल एशिया के हवाले से पाकिस्तानी न्यूक्लियर डेवलपमेंट को नज़र के हवाले से कि इस पर नज़र रखी जा सके और ईरान पे दबाव डालने के हवाले से अमेरिका अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखला न करेगा न चाहता है और उसमें वो पाकिस्तान की मदद हासिल करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिकन फोर्सेस की मौजूदगी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा है, क्योंकि अमेरिका के साथ वहाँ 400-500 इजरायली एजेंट्स हर वक्त मौजूद रहते हैं और फिर अमेरिका की मौजूदगी हमारा जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसके लिए एक मुस्तकिल ख़तरा है। सेंट्रल एशिया के हवाले से भी उनके अज़ाइम ठीक नहीं हैं, क्योंकि वो चीन का रास्ता रोकना चाहते हैं। तो इन मामलात में पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि अमेरिका का साथ इस हद तक दे कि हमारी दोस्ती ईरान और चीन के साथ उस पर मुतासर हो जाए। पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका को ये बात ये बताइए मेहमद साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये बड़े संगीन मसाइल हैं जिनका आपने जिक्र किया। यहाँ पर हम जब देखते हैं हमारे यहाँ कोई हमें उसकी तैयारी नज़र नहीं आती, कोई हमें जो स्टेक होल्डर्स है वो एक पेज पर नज़र नहीं आते और ये जो सारा मामला है फिर किस तरह इसको इस्लामाबाद हैंडल करेगा। अभी हमने देखा कि सरताज अजीज़ साहब गए थे अफ़गानिस्तान, लेकिन वहाँ से वापस लौटे हैं तो वहाँ से काबुल से ये बयान आया कि मुलाकात तब होगी, करज़ई साहब का दौरा तब होगा जब पाकिस्तान अपना एजेंडा वाजे करे। तो इस पर कुछ कमेंट करें, हमारी तैयारी क्या है सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? देखिए, पिछले 5 साल में तो हमारी तैयारी कुछ नहीं थी, हम तो सिर्फ रिएक्ट करते होते थे। अब नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत का अपना एजेंडा है, ये मेरा ख्याल में विगोरसली इस मामले को परसू करना चाहते हैं। लेकिन एक कमी यहाँ पर भी है, वो कमी ये है कि इनको पहले ख़ुद समझना चाहिए कि तालिबान का ये जो मौक़िफ़ है बुनियादी, कि जब तक एक भी अमरीकी सोल्जर अफ़गानिस्तान के साहिल पर रहेगा जंग जारी रहेगी, इस मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर तालिबान लीडरशिप इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाने पर तैयार हो तो उनके लिए फील्ड में मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि उनके जो फील्ड कमांडर्स हैं, उनके जो प्रोविंशियल शूराज हैं, वो इस पॉलिसी का साथ नहीं देंगे। इसलिए उनके हाथ जकड़े हुए हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो किसी कीमत पर भी ऐसी स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इस बात पे कोई राजीनामा हो कि अमरीकी 7-8 हज़ार फौजी और 9 मिलिट्री बेसेस अपने पास रखे। वो इसको एक मुकम्मल इंटरवेंशन समझेंगे और उसके खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं होना चाहिए, वरना वो पाकिस्तान के खिलाफ जो इस वक्त शुकूक शुबहात हैं तालिबान के दिलों में, वो और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और एक मुस्तकिल पाकिस्तान और तालिबान और पाकिस्तान और अफगानों के दरमियान एक मुस्तकिल खलीज कायम हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तानियों को पहले इस बात का इदराक करना चाहिए कि तालिबान को हम मुज़ाकराती मेज़ पे तो ले जा सकते हैं, लेकिन इनको हम मजबूर नहीं कर सकते वो मुआहदा कर लें, अमेरिकन टर्म्स पे मुआहदा कर लें। लिहाजा पाकिस्तान का ये काम होगा कि वो अमेरिका को ये बात समझाने की कोशिश करे कि आप वहाँ से मुकम्मल इनखला की बात करें और सिर्फ इस बात पे जोर दें कि मुस्तकबिल के अफगानिस्तान में कोई अलकायदा नहीं होगा, कोई फॉरेन मिलिटेंट्स नहीं होंगे। अच्छा, ये बयान कीजिएगा रुस्तम साहब के ये जो हमारा एक और मसला है, एक और बड़ा मसला हमारा ड्रोन हमलों का है, ये बताइए कि इसका क्या हल निकल सकता है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वाशिंगटन से, सफारतकारों से जो बात होती है तो वो कहते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये तो करना होगी, अगर ड्रोन हमले बंद करने होंगे तो फिर पाकिस्तानी अफवाज को कार्रवाई करनी होगी। जबकि यहाँ हम तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है अमरीकी ख्वाहिशात में और जो पाकिस्तान की अप्रोच है। देखिए, पिछली हुकूमत ने तो यही कहा था कि हम पार्लियामेंट में एहतजाज करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले जारी रखें। और सदर जरदारी ने खुल के उनसे कहा था कि हमें आपको कोलेटरल डैमेज की परवाह होगी, हमें कोलेटरल डैमेज की कोई परवाह नहीं है। तो ये सारी बातें तो रिकॉर्ड पर हैं। अब इस हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, इस हुकूमत को चाहिए
ड्रोन को आपको मारने की नौबत नहीं आएगी। इस हुकूमत को सिर्फ ये चाहिए होगा कि एक रेड लाइन ड्रा करें कि फलां तारीख से अगर ड्रोन आए तो हम अपने मुल्क के दिफा का हक महफूज रखते हैं, ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। अगर कभी हुकूमत ने ये अल्टीमेटम दे दिया, ये रेड लाइन ड्रा कर दी, उस दिन के बाद ड्रोन हमले नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत आया ये रेड लाइन ड्रा करेगी या नहीं करेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये तो हुकूमत के लिए एक मौका है, क्योंकि पार्लियामेंट ने 2008 के अक्टूबर में जब दोनों ऐवानों का मुतफ़िक़ा इजलास हुआ था तो उन्होंने एक मुतफ़िक़ा एक चार्टर दिया था हुकूमत को, और इसमें एक ये बात भी थी कि ड्रोन हमले बंद होंगे। तो हुकूमत वही जो पार्लियामेंट की करारदाद है दोनों ऐवानों की, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों शामिल हैं, जिसमें कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं था, उस पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन को बुनियाद बना के अमेरिका से मुतालबा करे कि फलां तारीख के बाद हम ड्रोन हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे, कोई गिरानी की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनसे कैसे निपटना है, उसके लिए आप क्या समझते हैं? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, या जो आज नवाज शरीफ साहब ने ब्रीफिंग में कहा कि जो पार्लिमानी कायदीन हैं उनसे वो फर्दन भी कंसल्टेशन करेंगे, क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्या समझते हैं आप? देखिए न, फर्दन मुलाकातों का कुछ फ़ायदा है। जो बातें हम अखबारों में देखते हैं वही बातें दोहराई जाएंगी, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वक्त का ज़िया है। पहले भी जितने भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकला। हुकूमत को चाहिए कि नंबर 1 वहाँ तो ट्राइब्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, ट्राइब और हुकूमत के साथ कबायली और हुकूमत के साथ जो उनमें खलीज पैदा हो गई है उनको पुर किया जाए, कबाइल को एतमाद में लिया जाए, हर एक कबीले के साथ इनफरादी मुआहदा किया जाए कि वो अपनी सरजमीन पे किसी गैर मुल्की को वहाँ पे रहने नहीं देंगे। उसके बाद जो वहाँ के इदारे मफलूज हो चुके हैं, जिसमें गवर्नर और पॉलिटिकल एजेंट के इदारे भी शामिल हैं, जो मफलूज बल्कि ख़त्म हो चुके हैं, उनको दोबारा रिवाइव किया जाए। उसके बाद फौज का वहाँ से मरहलावार इनखला शुरू किया जाए, कबाइल को एतमाद में लेके। तो ये रास्ते हैं, ये काम करने के हैं। हुकूमत को चाहिए कि कुछ विजन से काम ले, अपनी कैपेसिटी दिखाए, कुछ आगे बढ़ के लोगों के साथ अपने जो खलीज हायर हो गई है, जो फासले आ गए हैं दरमियान में, जो एतमाद ख़त्म हो गया है, उस एतमाद को पुर किया जा सके। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस की बात नहीं है। देखिए, हुकूमत ने हुकूमत करनी है, फैसले हुकूमत ने करने हैं, ये एग्जेक्टिव की बात है। ये हर वक्त कंसल्टेशन तो आपके पास, मैंने जैसे अर्ज किया कि अक्टूबर 2008 की जो कंसेंसस है वो आपके साथ है। उसी कंसेंसस को बुनियाद बना के, उस कंसेंसस में ये भी कहा गया था उस चार्टर में कि पाकिस्तान वार एंड टेरर के हवाले से अपनी बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह महमूद, जो कह रहे थे कि ज़रूरी ये है कि जो ट्राइब है उनके साथ बात की जाए, जो फासले हैं उसको और जो दूरियां हैं उनको ख़त्म किया जाए, और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का सिलसिला है और कंसल्टेशन की जो बात है, अब इसकी ज़रूरत नहीं और कोई हकीकी इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत के पास इस बात का मैंडेट है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। खबरें आ रही हैं कि कराची में हुकूमत ने एक बड़े ऑपरेशन का फैसला किया है, और इसके साथ साथ आज जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनके हवाले से डिटेल जजमेंट जारी की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर पीसीबी में कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन ये सब ब्रेक के बाद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीसीबी केस के चेयरमैन की तकर्री के हवाले से ये फैसला दिया है कि इस वक्त जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, वो सिर्फ केयर टेकर होंगे, और इसके साथ साथ ही ये भी डिटेल जजमेंट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। और इसके साथ साथ वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि ये प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि मुमकिन नहीं होगा 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना, क्योंकि जो उसका कॉलेज है पीसीबी का इलेक्टोरल कॉलेज, वो मुकम्मल नहीं है। ज़िले और तहसील लेवल पर जो तंजीमें हैं अभी वही फाल नहीं हुई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसका असर अब इस तरह से होगा कि जो 11 दिन के बाद जिम्बाब्वे टीम जाने वाली है, उसके लिए भी जो सिलेक्शन कमेटी है उसका तकर्रर नहीं हो सकेगा। ये सारी सूरत हाल क्या है, अब क्रिकेट में आगे क्या होगा, कंट्रोल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये क्या करेगा, जानने के लिए हम चलते हैं ज़हीर अब्बास साहब के पास कराची। अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़हीर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम। ज़हीर अब्बास साहब, ये जो डिटेल जजमेंट है इसमें तो ये कहा गया है कि जो इस वक्त चेयरमैन है ये बस सिर्फ केयर टेकर होंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, और मामला इस तरह से बयान किए जा रहे हैं कि अब तो जो सिलेक्शन कमेटी है जिम्बाब्वे के लिए उसका तकर्रुर भी नहीं होगा, तो ये मामला कैसे चलेगा? भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है। अगर चेयरमैन जो है वो काम नहीं कर सकेगा तो बहुत से
काम जो है इम्पोर्टेंट वो सब रुक जाएंगे। जैसे अभी टीम ने बाहर जाना है और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं होगा, तो लाजमी बात है बोर्ड का काम फिर और कौन करेगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट को अगर ये चीज़ समझाई जाए, उनके सामने बात ये रखी जाए, तो उनको समझ आ जाएगा। बहरहाल हाई कोर्ट जो है वो बेहतर जानता है इन चीज़ों को। मैं इस मामले में कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हाथ अगर रोक दिए जाएंगे कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो बोर्ड का चलना बहुत मुश्किल। अच्छा, ये बयान कीजिए कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इसका सुपरवाइज करेगा, इन इंतखाबात को कराएगा, जबकि प्रैक्टिकली जो ज़लई जो तंजीमें हैं स्पोर्ट्स की या तहसील लेवल पर, वो तो उनकी तो अभी तक तश्कील ही नहीं हुई। आप समझते हैं 90 दिनों में ये काम हो सकेगा? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोग जो बोर्ड के मेंबर्स जो हैं ये भी आते हैं और बाज़ सूबाई भी लोग जो है होते हैं, वो इस हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके मेंबर्स होते हैं। उन्हीं के ज़रिए ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है जो कि आईसीसी ने अप्रूव किया है, वो मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन उसमें एक सफ़ा बात जाहिर हो गई है कि जो भी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होगा वो उस इदारों में से जो होगा, वो जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होगा या सूबाई जो लोग जो बन के आते हैं और बोर्ड में वो बैठे हैं। और अगर ये चीज़ हो गई तो इसमें अभी बहुत से कैच 22 है, मुझे पता नहीं चल रहा है ये ऊँट जो है वो किस वक्त किस जगह करवट लेगा और किस तरह से ये काम बनेगा। इसके लिए एक बहुत जल्दी कोई बात करनी पड़ेगी। जब तक कि ये बात खुद प्राइम मिनिस्टर साहब इसको खुद समझेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये मसला जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। अच्छा, फैसले में ये एक तो तारीफ की गई है सीनियर क्रिकेटर्स की, मसलन जावेद मियादाद साहब के बारे में भी बात की गई और बहुत सारे क्रिकेटर्स की तारीफ की गई, लेकिन साथ ही ये भी इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वो उनकी इतनी तनख्वाहें हैं, वो इतने पैसे लेते हैं और बाज़ मामलात पर वो खामोश भी रहें। ये बयान कीजिएगा कि ये तो टेंडेंसी और ट्रेंड पूरी दुनिया में है कि जो सीनियर खिलाड़ी जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो किसी न किसी हवाले से अपने मुल्क की जो क्रिकेट की तंजीम है या क्रिकेट बोर्ड है उससे वाबस्ता हो जाते हैं और यकीनन उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप समझते हैं हमारे यहाँ जो तनख्वाहें हैं या जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्रिकेटर्स रिटायर होने के बाद जब बोर्ड से वाबस्ता होते हैं लेते हैं तो वो दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा हैं, या ये कोई काबिल एतराज़ बात है? नहीं जी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो क्रिकेटर रिटायर होते हैं उनको नौकरियां ही पाकिस्तान मतलब बोर्ड में मिलती हैं और वही बोर्ड जो है वो रन करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि एक आदमी जो है वो 10-10, 15-15 साल जो है, जो क्रिकेटर भी जो है वो भी 10-15 साल एक ही पोस्ट पे बैठे रहते हैं और आखिर में देखें तो कुछ नतीजा नहीं निकलता। ज़रूर ये क्रिकेटर्स की जगह है, लेकिन ये नहीं कि ये सारी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो नौकरी करते रहे। दूसरे भी क्रिकेटर्स हैं, उनकी भी नौकरी मिलनी चाहिए। लिहाजा ये भी रास्ता जो है वो जो उन्होंने सोचा है। और देखिए, अगर आप फॉरेन कोच को लाके बहुत ज्यादा पैसा दे सकते हो तो क्यों नहीं अपने ही आदमी को पैसा ज्यादा दो, अपने ही खिलाड़ी को क्यों अच्छा नहीं पैसे। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब, जो कह रहे थे कि क्रिकेटर्स का बोर्ड के साथ ऐसा रिश्ता होता है जो रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहता है और बोर्ड उससे फ़ायदा उठाता है। अब एक और अहम खबर जो कराची से आ रही है, इसके लिए हम चलेंगे, हमारे जो नुमाइंदे हैं सगीर अहमद वो हमारे साथ हैं, उनके पास डिटेल है। बताया जा रहा है कि कराची में एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और ये फैसला कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम सगीर, ये कुछ हमें वक्त मुख्तसर है, जल्दी से ज़रा ये बताइए कि ये क्या फैसला हुआ है और किस किस्म का ऑपरेशन होगा, कौन इसको देखेगा ऑपरेशन को? हमीद साहब, ये एक अहम पेशरफ्त है जो कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के दौरे के दौरान सामने आई है और इसमें जो अहम बात है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से गवर्नमेंट ने फैसला किया है और ये ग्रैंड ऑपरेशन किस तरह का होगा, किस तरीके से ये किया जाएगा और कब से ये स्टार्ट किया जाएगा, अभी इसका तो तैयार नहीं किया जा सका। ताहम ये फैसला हो चुका है कि जो टारगेट किलिंग है वहां पर और बत्ताखोरी खसूसी तौर पर, उसके खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला ने कुछ सियासी जमातों से वहां पर जो है वो
मीटिंग्स भी की, उनसे मुलाकात भी हुई, मुशावरत भी हुई। कुछ सियासी जमातों को अभी एतमाद में लिया जाना बाकी है और ये भी ज़राए का ये कहना है कि अच्छा सगीर, ये बता दीजिए जो सूबाई हुकूमत है वो ऑन बोर्ड है? जैसे ये पहले इतलात आई है कि सूबाई हुकूमत भी इसमें रजामंदी है उसकी। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से नीम रजामंदी तो कल ही जाहिर कर दी गई है, लेकिन अभी हतमी उन्होंने इसमें रजामंदी जो है वो जाहिर करना बाकी है उनकी तरफ से। ताहम काबीना को भी इस फैसले से जो है वो लिया जाएगा, ऑन बोर्ड लिया जाएगा, एतमाद में लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सगीर, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। लेकिन बड़ी खबर कराची से कि वहां पर एक ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया है और सूबाई हुकूमत ने अभी उसकी रजामंदी देनी है, लेकिन इब्तदाई इतलात ये हैं कि उन्होंने नीम रजामंदी का इज़हार किया है। नाज़रीन, यहाँ पर आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।